हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पब्लिक डेब्ट। आज हम सार्वजनिक ऋण डिस्कस करेंगे। क्या इसके पर्पस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, वर्तमान में हर राष्ट्र कल्याणकारी और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, जिसके कारण उसके जो पब्लिक डेब्ट है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। जनरली सरकार अपने व्यय को अपनी आय से पूरा करती है, लेकिन जब व्यय मतलब जो खर्चे हैं आय से अधिक हो जाते हैं तो उनको विदेशों से ऋण लेना पड़ता है या अपने देशवासियों से ऋण लेकर उसको पूरा किया जाता है। तो इस टाइप के ऋण को ही हम पब्लिक डेब्ट कहते हैं। वर्तमान में ये ऋण सरकार की आय के मुख्य स्रोत बनते जा रहे हैं, मेन सोर्सेस बनते जा रहे हैं। इसलिए डाल्टन ने लिखा है कि सार्वजनिक अधिकारियों की आय का साधन सार्वजनिक ऋण भी है। सार्वजनिक ऋण से उस ऋण से होता है जो सरकार देश के नागरिकों या विदेशी गवर्नमेंट से उधार लेती है। और इस ऋण की एक विशेषता ये होती है कि इनको एक निश्चित अवधि के बाद विद इंटरेस्ट मतलब ब्याज सहित चुकाया जाता है। सार्वजनिक ऋण को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है। जेके मेहता कहते हैं कि लोक ऋण सरकार पर ये बोझ डालता है कि इस धन को वह ऋणदाताओं को वापस करें। अकॉर्डिंग टू फिंडले सिराज, पब्लिक डेब्ट इज अ डेब्ट विच अ स्टेट ओज टू इट्स सब्जेक्ट और टू द नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है जिससे राज्य अपने देश के नागरिकों या अन्य देश के नागरिकों से उधार लेता है। इसी टाइप से टेलर डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट डेब्ट अराइज आउट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल। सरकारी ऋण सरकारी खजाने द्वारा बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा लिया गया कर्ज होता है। तो इन डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पब्लिक डेब्ट सरकार द्वारा जनता और विदेशी सरकारों का एक कर्ज है जिसे सरकार एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज सहित उसका भुगतान कर देती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेब्ट, मतलब सार्वजनिक ऋणों के क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है। देखिए, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्यों के कार्य का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को आंतरिक और बाह्य ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। पुराने जो अर्थशास्त्री थे इस प्रकार के ऋणों को दो स्कूल में बताते थे। उनका ये मानना था कि जो लोक ऋण होते हैं वो फिजूल खर्ची होते हैं, बेकार के युद्ध और हानिकारक आर्थिक दशाओं को भी जन्म देते हैं। जबकि वर्तमान में देखें तो एक प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिना सार्वजनिक ऋण के पॉसिबल ही नहीं है। यही कारण है कि आज के समय में सार्वजनिक ऋणों को सरकार की अल्पकालीन आय का स्रोत माना जाता रहा है, क्योंकि इनफैक्ट वास्तविकता तो ये है कि इन ऋणों को लेने का उद्देश्य सबका हित होता है। तो ये ऋण आर्थिक विकास की गति प्रदान करते हैं और कुछ कंडीशन होती हैं जब हमें ऋण लेना पड़ता है, जैसे प्राकृतिक संकटों से देशवासी की रक्षा करनी हो या प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए ले सकते हैं, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए ले सकते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ले सकते हैं, समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए ले सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लिया जा सकता है, आर्थिक स्थिरता स्थापित करने के लिए ले सकते हैं या बजट के अस्थायी घाटों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, लोकमत को अनुकूल बनाने के लिए ले सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मित्रता की स्थापना करने के लिए ले सकते हैं। प्रत्येक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्राकृतिक आपदाएं जैसे कभी बाढ़ आ गई, अकाल हुआ, भूकंप हुआ या कहीं महामारी फैल गई तो क्या होता है, देशवासियों की रक्षा करना उस समय सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है और इन संकटों का सामना करने के लिए सरकार को लोक ऋण की जरूरत पड़ती है। विकासशील देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी होते हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव में उनका वो विधोन नहीं कर पाते। जबकि प्राकृतिक संसाधनों का जो अच्छे से विधोन होगा वो आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। इसलिए विकासशील देश अपने प्राकृतिक साधनों का विधोन करने के लिए लोक ऋण लेते हैं।
प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में बाह्य आक्रमण से देशवासियों की रक्षा करना भी सरकार के प्रथम कर्तव्य है और इसके साथ साथ आंतरिक उपद्रवों से भी सुरक्षा करना ये भी सरकार का मूलभूत कार्य है। इसलिए सरकार अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी ऋण लेती है। फिंडले सिराज ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता बनाए रखने से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और इन कार्यों के लिए सेवाओं और बोध समूह पर व्यय के लिए विस्तृत ऋण उतने ही आवश्यक और लाभकारी हैं जितने कि कृषि, निर्माण और व्यापार के संवर्धन के लिए किया गया है लाभकारी और आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आजकल हर देश की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बेरोजगारी, बीमा, वृद्धावस्था पेंशन तो इन सभी जन कल्याण कार्यों पर अधिक धन खर्च करती है। इस प्रकार पुलिस राज्य की धारणा के स्थान पर कल्याणकारी राज्य की जिस नई धारणा का जन्म हुआ उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्रिया में वृद्धि हुई और सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता और महत्व में वृद्धि हुई है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से आज के समय में समाजवादी भावना का युग है। इस भावना को पूरा करने की दिशा में सरकार उद्योग व्यापार का समाजीकरण कर रही है और उनके स्वामित्व और संचालन को अपने हाथ में लेती जा रही है और इन उद्योग और व्यापार के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है जिसकी पूर्ति सरकार ऋण लेकर करती है। हर देश में कुछ ऐसी सेवाएं जो जनहित की दृष्टि से उपयोगी होती है और उनका संचालन सरकार खुद करती है, जैसे वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, ट्रांसपोर्ट हुआ और कुछ उपक्रम होते हैं जैसे कि डाक हुए, तार हुए, रेल हो गई, रक्षा सामग्री हो गई और उद्योग सरकार क्या करती है उनको खुद चलाती है और उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, उनका विकास करने के लिए सरकार को ऋण लेना होता है। आज के समय में सामाजिक ऋणों का एकमात्र उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना नहीं होता है बल्कि अर्थव्यवस्था को स्थिर स्वरूप देना भी है। इसलिए मुद्रास्फीति काल में सरकार ऋणों की व्यवस्था द्वारा जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करके सामान्य मूल्य स्तर में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। इसी प्रकार संकुचन की स्थिति में सरकार अपने ऋणों का भुगतान करके जनता की क्रय शक्ति प्रदान करती है जनता के लिए, जिससे उसका मूल्य स्तर ऊंचा उठता है। जब सरकार के पास उसकी आय से अधिक हो जाते हैं तो इस कमी को पूरा करने की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है सरकार इस कमी की पूर्ति के लिए भी अल्पकालीन लोक ऋणों द्वारा ही करती है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सत्ताधारी दल हमेशा जनता को अपने पक्ष में रखने के लिए कभी कभी अत्यधिक व्यय की पूर्ति करों में वृद्धि करके पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं जनमत उसके खिलाफ ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है, इन व्यय की पूर्ति के लिए सरकार को ऋण लेना होता है। सरकार को करों से जो आय प्राप्त होती है वो वर्ष के अंत में होती है, जबकि सरकार को वर्ष के स्टार्टिंग में ही खर्चे शुरू करनी पड़ती है। तो शुरू में धन की प्राप्ति न होने के कारण क्या करती है सरकार, ऋण लेकर व्यय कर देती है। हमारे देश में संघ और राज्य सरकारें ऋण की पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अल्पकालीन ऋण लेकर करती है। सार्वजनिक ऋणों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मित्रता और सद्भावना का परिचय देता है। वर्तमान में एक देश दूसरे देश से ऋण इस विचारधारा के फलस्वरूप लेता है। इससे क्या होता है, इससे विदेशी विनिमय की समस्या का समाधान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपने कार्यों को संचालित करने के लिए ऋणों का सहारा लेती है। वास्तव में ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका व्यय इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो और राष्ट्रीय स्तर और आर्थिक विकास में वृद्धि हो। अगर सार्वजनिक ऋणों का उपयोग हम अनुत्पादक कार्यों में लगाते हैं तो ये देश के ऊपर एक भार माना जाएगा जो आंतरिक व्यवस्था को खोखला कर देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर सार्वजनिक ऋण देश के उत्थान के लिए लिया जा रहा है तो अच्छा है। अगर सरकार के ऐसे कार्यों को संपादित करने के लिए लिया गया है जो जनहित की दृष्टि से उपयोगी नहीं है तो वो ऋण बेकार रहेगा, तो अहितकर रहेगा। अच्छा, बात करते हैं कि क्या कोई देश सार्वजनिक ऋण से दिवालिया हो सकता है। तो इस मामले में कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जिस प्रकार व्यक्ति इसके ऋण इतने अधिक हो जाएं कि इसका भुगतान करने में असमर्थ हो तो वो दिवालिया हो जाता है। इस प्रकार जब लोक ऋण में वृद्धि होती रहे और सरकार भी दिवालिया हो जाएगी क्योंकि वह ऋण का वापस करने में असमर्थ हो जाएगी, तो ये धारणा ठीक नहीं है। आंतरिक ऋण के संबंध में कोई देश दिवालिया नहीं बन सकता क्योंकि सरकार अतिरिक्त करारोपण नई पत्र मुद्रा का निर्माण करके कर सकती है
या अनावर्ती पूंजी कर लगाकर अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकती है। लेकिन इन सब क्रियाओं का अर्थव्यवस्था पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे करारोपण से जनता की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, देश का उत्पादन प्रभावित होगा। देश का उत्पादन प्रभावित होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और जब हम जो सरकार है अत्यधिक पत्र मुद्रा निर्गमन करती है तो क्या होता है? मुद्रा प्रसार हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाह्य ऋणों का भुगतान निर्यात को बढ़ाकर चुका सकती है, या क्या होगा? या ऋणदाता देश के ऋणों को स्थगित करने की प्रार्थना कर सकती है, या पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए नए ऋण प्राप्त कर सकती है। तो इस डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि देश सार्वजनिक ऋण से कभी भी दिवालिया नहीं होता। लेकिन देश की सरकार को ऋण लेते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए और उसका उपयोग राष्ट्र के विकास में करना चाहिए, क्योंकि ऋण लेना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन इसका उपयोग इस प्रकार से करें कि उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि हो। अगर हम सार्वजनिक ऋणों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों में लगाते हैं, जिसमें उत्पादन नहीं होता, तो ये देश के ऊपर एक बोझ के समान होता है और इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या होती है? खोखली हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि सार्वजनिक ऋण देश के उत्थान के लिए लिया गया तब अच्छा कहलाएगा। अगर वो सार्वजनिक हित के लिए नहीं लिया गया है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।